हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। ये वीडियो है वैष्णो देवी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैष्णो देवी कैसे पहुंचा जाए, कहाँ रहा जाए, यात्रा कैसे की जाए वगैरह वगैरह, तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपके पास लगातार पहुंचती रहे। सो गाइस, वैष्णो देवी जैसा कि आपको पता ही होगा बहुत फेमस एक लोकेशन है जहाँ पे बहुत श्रद्धालु हर साल जाते हैं। अगर आप कभी वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा रश जो मिलेगा वो मिलेगा नवरात्रों में, बच्चों के स्कूल की छुट्टियों के दौरान और गर्मियों में। तो अगर आप इस टाइम पे जाते हैं तो आपको काफी रश मिलेगा। अगर आप ऑफ सीजन में जाते हैं, मतलब कि किसी और सीजन में, सर्दियों में या कभी किसी और टाइम पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा रश कम मिलेगा। तो बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पहुंचा कैसा जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैष्णो देवी जो यात्रा होती है उससे सबसे नियरेस्ट जो सिटी है वो है कटरा। अगर आप फ्लाइट के थ्रू आना चाहते हैं तो यहाँ पे जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जम्मू में है, जो कि कटरा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे है। रेगुलर बसेस वहां से चलती हैं तो आप इजीली पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो कटरा के अंदर ही ट्रेन स्टेशन है, डायरेक्टली आप वहीं पे पहुंच सकते हैं और वहां से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बस के थ्रू आना चाहते हैं तो रेगुलर बसेस यहाँ पे चलती हैं, इजीली आप कटरा पहुंच जाएंगे। और लास्टली अगर आप खुद से आना चाहते हैं तो रोड कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। मुझे पर्सनली यहाँ की रोड कंडीशन बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पे ड्राइव करके जा चुका हूँ। अगर आप चाहें तो वो ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टे के ऑप्शंस के बारे में। स्टे बेसिकली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बजट टू बजट, तो कोई भी ऐसा आइडियल स्टे नहीं होता। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के हिसाब से स्टे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में आपको डिफरेंट होटल्स मिल जाएंगे। अगर मिड और लो रेंज में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। तो उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा लो रेंज में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक श्राइन बोर्ड है, लोकल श्राइन बोर्ड है जिसकी अपनी धर्मशालाएं बनी हुई है, वो ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा काफी लोग यहाँ पे जो आते हैं वो ये भी चूज करते हैं कि वो होटल को फुल टाइम ना लेके, मतलब कि नाइट के लिए ना लेके सिर्फ फ्रेश अप होने के लिए ले लेते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग यहाँ पे जब ट्रेन से आते हैं तो ट्रेन में ऑलरेडी वो रात को ट्रेवल करते हैं, सो के आते हैं, तो सुबह वो ऑलरेडी फ्रेश होते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो होटल्स में बहुत रीजनेबल अमाउंट में रूम ले लेते हैं जिसमें वो सिर्फ फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं और उसके बाद अपना सारा सामान प्रोबेबली होटल की लॉबी या पे रख के यात्रा कर सकते हैं, जिसमें उनको होटल का चार्ज भी नहीं पड़ता। तो आपको जो भी ऑप्शन समझ में आती हो वो आप ले सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी वो ये कि यहाँ पे आपका फोन नहीं चलेगा अगर वो प्रीपेड है तो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ या तो पोस्टपेड फोन चलते हैं या फिर वहाँ पे उनके लोकल जो नंबर्स होते हैं सिर्फ वो चलते हैं। तो आप जब भी यहाँ पे जाएं तो अगर आपके पास पोस्टपेड फोन है तब तो ठीक है, अगर आपके पास प्रीपेड है तो वो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये है कि वहाँ पे जाके आप सिम ले सकते हैं। वहाँ पे सिम लेने के दो ऑप्शन है, या तो आप रेंट पे ले सकते हैं, वहाँ पे आई थिंक 100 समथिंग रुपीज में रेंट पे सिम मिल जाती है जो आप ले सकते हैं और बाद में जाते हुए वापस दे सकते हैं। और उसके अलावा आप खरीद भी सकते हैं, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो करके आप सिम ले सकते हैं। अनदर थिंग इज, अगर आप होटल में रहने का प्लान कर रहे हैं, जैसे अगर आपका प्लान है कि वहाँ पे होटल में 1-2 दिन कुछ दिन आपको रहना है, तो वहाँ पे भी आप एक ऑप्शन ये देख सकते हैं कि होटल के अंदर वाईफाई है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे कई बार फोन में, सिम में, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि होटल ऐसा मिले जिसके अंदर वाईफाई हो। यात्रा करने के लिए आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वो होती है यात्रा स्लिप। सो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हर आने वाले श्रद्धालु की एंट्री की जाती है यात्रा स्लिप के थ्रू। तो यात्रा स्लिप लेने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट, या तो आप उसे ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके आप इजीली यात्रा स्लिप निकलवा सकते हैं और उसका प्रिंट आउट कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और अगर आपके पास वो नहीं है तो यहाँ पे लोकल काउंटर्स बने होते हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं और यात्रा स्लिप खरीद सकते हैं डायरेक्टली जाके। सिर्फ उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार जब बहुत रश टाइम होता है, बहुत ज्यादा पीक टाइम होता है, तो आपको शायद लाइन में लगना पड़ सकता है, तो थोड़ा टाइम खराब होता है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ऑनलाइन रिसीट लेके और उसका प्रिंट आउट लेके आप जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यात्रा जो स्टार्ट होती है वो कटरा रेलवे स्टेशन से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे एक पॉइंट है जहाँ से यात्रा एग्जैक्टली स्टार्ट होती है। जब भी आप कभी वहाँ पे जाएंगे तो, और अगर आप होटल वहाँ पे बुक करते हैं तो होटल वाले ही आपको अपना व्हीकल प्रोवाइड कर देते हैं यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट तक जाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो वहाँ पे बहुत सारे ऑटोज वगैरह चलते हैं जो इजीली आपको
फॉर सम अमाउंट मे बी 100 200 300 रुपए में आपको यात्रा स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा देंगे। जैसे ही आप यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिकली यात्रा के दौरान मेन 5 पॉइंट जो है वो देखने को मिलेंगे, जो आपको आइडियली देखने चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के मेन 5 पॉइंट माने जाते हैं। पहला पॉइंट जो है वो है बाणगंगा, दूसरा पॉइंट है चरण पादुका, तीसरा पॉइंट है अर्धकुंवारी, चौथा पॉइंट है माँ वैष्णो देवी का भवन और पांचवा पॉइंट है भैरव बाबा मंदिर। सो गाइस, अब बात करते हैं यात्रा के रूट के बारे में और आपको मैं फर्दर डिटेल समझाता हूँ कि यात्रा में आपको रास्ते में क्या क्या मिलेगा, कितनी कितनी दूरी पे मिलेगा। सो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, यात्रा लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे स्टार्टिंग पॉइंट है कटरा से। तो कटरा से जब आप निकलेंगे तो लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पे यात्रा स्टार्ट होती है। जो टोटल यात्रा का डिस्टेंस है वो लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है। जैसे ही आप यात्रा स्टार्ट करेंगे, यात्रा स्टार्ट करते सबसे पहला पॉइंट आपको मिलेगा बाणगंगा, जो कि यात्रा स्टार्ट करते ही लगभग 500 मीटर की दूरी पे आपको मिलेगा। दैट मीन्स कि लगभग ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपको वो पॉइंट मिल जाता है। बाणगंगा में आप जा सकते हैं। वहाँ पे बेसिकली एक नदी है जहाँ पे आप जा सकते हैं। कुछ लोग वहाँ पे नहाना भी प्रेफर करते हैं यात्रा शुरू करने से पहले। सो आपको यूँ आप जाके वहाँ पे नहा सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा कैरी ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है चरण पादुका, जो कि यात्रा स्टार्ट करने से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है और दैट मीन्स बाणगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे माना जाता है कि माता के फुटप्रिंट्स हैं वहाँ पे, तो लोग उसको काफी पूजते हैं और काफी मान्यता है उस जगह की। तो वहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। लगभग 6 किलोमीटर यात्रा स्टार्ट करने के बाद आपको अर्धकुंवारी मिलेगा और अर्धकुंवारी में छोटी वाली गुफा है। तो काफी लोग ये पूछते हैं कि छोटी गुफा कहाँ पे है। तो अर्धकुंवारी में वो छोटी गुफा है, यहाँ पे आप जाके उस गुफा से होते हुए अर्धकुंवारी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप दर्शन करने जाते हैं तो एक स्लिप दी जाती है, जो बेसिकली एक वेटिंग स्लिप टाइप्स होती है। तो उसमें आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर के हिसाब से आपको वेट करना होता है और आपका नंबर आने पे आपको दर्शन करने को मिलते हैं। जब बहुत ज़्यादा पीक सीजन होता है, जब काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और एक्सट्रीमली लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है। तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हेन आई से एक्सट्रीमली लॉन्ग, कई बार 2 से 3 दिन की भी वेटिंग होती है। तो लोग कई बार यहाँ पे रात को सो जाते हैं, 2-3 दिन यहीं पे सोते रहते हैं जब तक उनका नंबर नहीं आ जाता। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको दर्शन करना ही करना है और अगर आप पीक टाइम में जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन भी आपको मिल सकती है। अर्धकुंवारी से जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर माँ वैष्णो देवी का भवन है। वहाँ पे जब आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे नहाने के लिए घाट बने हुए हैं, जो कि बहुत पवित्र माने जाते हैं। लोग यहाँ पे नहाते हैं और जनरली नए कपड़े पहन के माता के दर्शन करते हैं। अगर आप कभी यहाँ पे सर्दियों में जा रहे हैं तो सर्दियों में यहाँ पे आपको गर्म पानी भी इजीली मिल जाएगा, जो कि वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे एक लॉकर फैसिलिटी भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो जो भी आप सामान अपने साथ ले जा रहे हैं वो आप उस लॉकर में रख सकते हैं। वहाँ पे ताले श्राइन बोर्ड की तरफ से ताले दिए जाते हैं, जो आप अपने लॉकर्स में लगा के और उसकी चाबी अपने पास आप रख सकते हैं। आप भवन के अंदर प्रसाद के अलावा कुछ नहीं ले जा सकते, तो वो चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। प्रसाद अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं ये प्रेफर करूंगा और मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप ऊपर जाके ही प्रसाद खरीदें। आप नीचे से प्रसाद मत खरीदेगा, क्योंकि नीचे एक तो बहुत कॉस्टली होता है, दूसरा बहुत ज़्यादा आई वुड से लूटते हैं लोग नीचे। तो आप ऊपर ही खरीदिए। श्राइन बोर्ड की दुकानें होती हैं ऊपर, जो रीजनेबल रेट पे, जेन्युइन रेट पे प्रसाद देती हैं और वहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। अगर आप वहाँ पे इस टाइम पे जा रहे हैं जिस टाइम पे आरती हो रही है, तो उस टाइम पे आपको दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। आरती दिन में 2 बार होती है, सुबह और शाम। टाइमिंग एग्जैक्टली आप पता कर सकते हैं वहाँ पे निकलने से पहले, क्योंकि मौसम के हिसाब से टाइमिंग अलग अलग होती है। आरती लगभग 1 से 1.5 घंटा चलती है, जिस दौरान दर्शन नहीं मिलते हैं। और अगर आप लाइन में खड़े हैं तो आपको उसी लाइन में वहीं पे स्टिल खड़े रहना होता है और उसके बाद जब आरती खत्म होती है तो उसका दर्शन दोबारा मिलते हैं। अगर आप चाहें कि आप वहाँ पे अपना एक पर्सनल हवन या पूजन कुछ करवाना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे करवा सकते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक स्लिप मिलती है। आई थिंक एडवांस में आपको बुकिंग करवानी होती है उसकी। बहुत सारे उसके पैकेजेस होते हैं, ऑनलाइन आप देख सकते हैं। कोई भी पैकेज आप बुक करा के उस हिसाब से आप हवन पूजन भी करवा सकते हैं। माँ वैष्णो देवी के भवन के दर्शन करने के बाद जो लास्ट लोकेशन आती है वो आती है भैरव बाबा टेम्पल। आप एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि कहा जाता है कि भैरव बाबा के अगर दर्शन नहीं किए जाए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है, तो जरूर वहाँ पे दर्शन कीजिएगा। भैरव बाबा जो टेम्पल है वो लगभग 2 किलोमीटर दूर है माँ वैष्णो देवी टेम्पल से।
और वहाँ पे अगर आप पैदल जा रहे हैं तो बहुत स्टीप रास्ता होगा, बिल्कुल सीधी चढ़ाई होगी, तो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। और वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बंदर भी होते हैं, लंगूर भी होते हैं। सो जब आप जाएँगे तो आपको वहाँ पे मिलेंगे, तो वहाँ पे जाके आप उसके दर्शन कर सकते हो और उसके बाद आपकी यात्रा कंप्लीट मानी जाएगी। भैरव बाबा के दर्शन के बाद जैसे ही आपकी यात्रा कंप्लीट होती है तो अब आपको वापस नीचे उतरना होता है। नीचे उतरने के आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो जिस रास्ते से आप ऊपर गए हैं उसी रास्ते से नीचे भी उतर सकते हैं, जिससे रास्ते में आपके भवन आएगा और उसके बाद नीचे अर्धकुंवारी होते हुए नीचे उतर सकते हैं। और एक दूसरा रूट है जो कि एक डिफरेंट पीछे की तरफ से निकलता है। उस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो वो थोड़ा-सा स्लाइटली छोटा है और वो भवन से डायरेक्टली नहीं आता है, वो भैरव मंदिर से डायरेक्टली अर्धकुंवारी जाता है। तो आप चाहें तो उस रूट से भी नीचे आ सकते हैं। अगर आप यात्रा के दौरान अर्धकुंवारी नहीं जाना चाहते हैं और वहाँ पे जाने का आपका कोई प्लान नहीं बन पाया है, तो आपके लिए एक ऑल्टरनेट रूट भी है जिसके थ्रू आप यात्रा कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप अर्धकुंवारी पहुँचने वाले होते हैं तो अर्धकुंवारी से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक डाइवर्जन आता है जो कि हिमकोटी की तरफ जाता है। तो हिमकोटी से होते हुए आप डायरेक्टली भवन की तरफ जा सकते हैं। इस रूट का जो पहला बेनिफिट है वो ये है कि ये 1 किलोमीटर छोटा है। तो यहाँ से अब जब आप जाएँगे तो आपको 1 किलोमीटर कम ट्रैवल करना होगा, क्योंकि आप अर्धकुंवारी से नहीं जाके एक अल्टरनेटिव रास्ते से जाएँगे। और दूसरा, इस रोड पे आपको क्राउड बहुत कम मिलेगा और पोनीज़ और घोड़े वगैरह जो होते हैं वो भी बहुत कम मिलेंगे। सो गाइस, अब बात करते हैं कि यात्रा करने के लिए आपके पास ऑप्शंस क्या-क्या है, यात्रा कैसे की जा सकती है। तो पहली जो है ऑप्शन वो ऑब्वियसली ऑन फुट ट्रैकिंग। आप पैदल जा सकते हैं, इजीली आप ये यात्रा कर सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरी ऑप्शन आपके पास है पोनीज़ की, यानी कि घोड़ों और खच्चरों की। तो आप घोड़े या खच्चर वहाँ पे बुक करा सकते हैं और उन पे आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो उधर वहाँ पे काउंटर बने होते हैं, उन काउंटर पे जाके आप इजीली बुक करा सकते हैं। जेन्युइन श्राइन बोर्ड के रेट्स हैं, तो कोई बार्गेनिंग की भी जरूरत नहीं है। तीसरी ऑप्शन पालकी, जैसे कुछ बहुत बुजुर्ग लोग जा रहे हैं जो पोनीज पे भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वो पालकी भी ले सकते हैं। पालकी में एक चेयर होती है जिसपे बैठ के 4 लोग आपको कैरी करते हैं, आप उस ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बेबीज या बच्चे हैं जो नहीं चल सकते हैं, तो आप उनके लिए स्ट्रॉलर भी ले सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रॉलर किराए पे मिलते हैं जो आप ले सकते हैं और उनके थ्रू भी आप यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हेलीकॉप्टर के थ्रू भी यात्रा कर सकते हैं। नीचे से ही हेलीकॉप्टर आप बुक करा सकते हैं और हेलीकॉप्टर बुक करा के आप स्पेसिफिक यात्रा के पॉइंट पे पहुंच सकते हैं, जिसका नाम है सांझी छत। सो सांझी छत तक हेलीकॉप्टर जाते हैं। सांझी छत से फिर आपको कुछ बैटरी वैन्स मिलती हैं जो आप वहां से बुक करा सकते हैं और उसके थ्रू आप अर्धकुंवारी तक आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बैटरी वैन्स जो है वो अर्धकुंवारी से भवन की तरफ भी चलती हैं और ऑब्वियसली भवन से वापस भी लेके आती हैं वो। लेकिन जितना मुझे पता है कि वो जो वैन्स है वो सिर्फ आई थिंक कुछ सर्टेन एज लिमिट के लोगों के लिए ही वैलिड होती है। बट आई डोंट नो, मैंने देखा है उसमें हर एज ग्रुप के लोगों को जाते हुए, तो आप जाके पता कर सकते हैं कि उसका क्या सिस्टम है। बट ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। लास्टली यहाँ पे अभी रिसेंटली एक केबल कार भी शुरू हुई है। सो बेसिकली अगर आप भवन से भैरव तक जाना चाहते हैं तो आपको पैदल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो वहाँ से केबल कार ले सकते हैं। आई थिंक बहुत अफोर्डेबल रेट पे उसकी टिकट है जो भवन से भैरव मंदिर तक आपको ड्रॉप करती है और उसके बाद वापस भी आप उसमें आ सकते हैं। आई डोंट रिमेम्बर, मे बी आई थिंक 100-200 के आसपास पर पर्सन का चार्ज होता है उसका। एंड मैं काफी पहले गया था तो मे बी उसका चार्ज कुछ चेंज हो गया, तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अगर आप यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी मिलेंगे। काफी सारी ऑप्शंस खाने पीने के रास्ते में अवेलेबल होती हैं। थ्रू आउट द यात्रा रूट आपको बहुत सारी दुकानें वगैरह मिलेंगी जहाँ पे आप कुछ भी खाना पीना वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा रास्ते में वॉशरूम की भी बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। आई वुड से बहुत क्लीन और हाइजीनिक वॉशरूम्स भी आपको अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। सो फाइनली अगर आपकी यात्रा खत्म हो गई है और आपके पास अब भी थोड़ा सा टाइम बचा है और आप थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहते हैं, थोड़ा सा ड्राइव करना चाहते हैं, कुछ और आसपास की लोकेशंस देखना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ लोकेशन सजेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पे आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सो सबसे पहली लोकेशन जो है वो है मनसर लेक, जो कि वैष्णो देवी से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे आप जा सकते हैं।
आप शिवखोड़ी जा सकते हैं, जो कि लगभग 75 किलोमीटर्स दूर है वैष्णो देवी से। वहाँ पे आप ड्राइव करके जा सकते हैं। वहाँ पे एक बहुत पुरानी शिव जी की नेचुरल गुफा है, काफी गहरी गुफा है जिसमें आप जा सकते हैं, और एक बहुत सुंदर सा वहाँ पे केव के अंदर मंदिर बना हुआ है जो आप देख सकते हैं। काफी फेमस जगह है वहाँ की। इसके अलावा आप पटनी टॉप जा सकते हैं, जो कि लगभग 85 किलोमीटर्स है वैष्णो देवी से। वहाँ पे जनरली लोग सर्दियों में जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे स्नोफॉल वगैरह होता है। और पटनी टॉप के ही ऑलमोस्ट आसपास नत्था टॉप एक जगह पड़ती है, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है पटनी टॉप से। दैट मीन्स वैष्णो देवी से अराउंड 95 किलोमीटर की दूरी पे होगी। और लास्टली एक और लोकेशन पड़ती है वहाँ पे जो कि काफी फेमस है, वो है सनासर, जो कि लगभग 100 किलोमीटर दूर है वैष्णो देवी से। वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और उस जगह को एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और आप जब अपनी यात्रा प्लान करेंगे वैष्णो देवी के लिए, तो इस वीडियो की हेल्प से आपको कुछ प्लानिंग में भी हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।